हेलो एवरीवन। आई एम हरिओम झा और आज हम अपना पहला मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। सो पहले मॉड्यूल में हमारे पास टोटल दो पोर्शंस हैं। उसमें पहला पोर्शन है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड पोर्शन हमारा है इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। तो इन दोनों पोर्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल डॉक का लिंक्स भी मिल जाएगा जिस पर इनका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी अपलोडेड होगा विथ सम एग्जांपल्स और वहाँ पर क्वेश्चंस भी होंगे। तो हम पहले अपने इंडेक्स को देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हमारे पास टोटल 4 पोर्शंस है। फर्स्ट हमारा है ओवरव्यू, देन प्रॉब्लम, देन रोल एंड देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग कॉस्ट पोर्शन है और इस कॉस्ट पोर्शन में बहुत सारे कॉस्ट को डिस्कस करनी है, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट, संक कॉस्ट। आप पॉज करके देख सकते हैं, वैसे हम आगे इन सबको फिर से डिस्कस करेंगे। और एस्टिमेशन में हमारे पास ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम एस्टिमेशन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पर यूनिट मॉडल, सेगमेंटेशन मॉडल, कॉस्ट इंडेक्सेस, पावर साइजिंग मॉडल एंड लास्ट इम्प्रूवमेंट लर्निंग कर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो कोई भी गुड्स और सर्विस का एक सोसाइटी में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पीपल, कम्युनिटी उसको कंज्यूम करती है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस की ब्रांच है जो किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को स्टडी करती है। ये इकोनॉमिक हुई। और डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंट्यूटिव है। कोई भी एक्शन या कोई भी प्रोसेस जिससे डिसीजन लिए जाते हैं उसे डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। और जब ये डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करती है किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए, तो इस डिसीजन मेकिंग को इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। अब किसी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के टोटल इतने स्टेजेस होते हैं और इन स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो मैं हर एक स्टेप को डिस्कस करूँगा। वैसे जैसे कि डिफाइन द प्रॉब्लम, उसके बाद हम अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, हम अपने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को चेक करते हैं, उसके बाद हम क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। फ्यूचर में हमें बार बार इनका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए हम एक केस स्टडी क्रिएट करते हैं। तो ये एक छोटे सा मैप की इमेज है, यहाँ पर प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने इनको हाइड कर दिया है। तो इस जगह का नाम एक सिटी ऑफ ढोलकपुर, और इस ढोलकपुर में ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ये खाली है। यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना चाहती है और वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए वो इकोनॉमिक बेस्ड डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारे पास ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो हम अपना अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप था हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, जो कि है व्हाट शुड वी डेवलप ऑन द लैंड। हमें उस लैंड पर क्या डेवलप करना चाहिए, जो कि हमारा प्रॉब्लम था। और आई होप कि आप सबने ये नोट कर लिया होगा, हमें बार बार इसको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है और हम फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, जो कि है गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना। तो हमारे ये उस पीस ऑफ लैंड के लिए ये हमारे गोल्स होंगे, जिसमें हमें सबसे पहले उस लैंड का मैक्सिमम यूज़ करना है। वो हमारा यूज़ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो, उसका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उसमें मिनिमल मेंटेनेंस कॉस्ट लगे और अगर हो सके तो एक वाव फैक्टर हो। जैसे कि अगर वो पीस ऑफ लैंड पे हमने जो भी डेवलपमेंट किया वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वो एक वाव फैक्टर हम ऐड अगर हो सकता है तो होना चाहिए। ये विन विन सिचुएशन होगी। हम अब अपने थर्ड स्टेप पे बढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं।
हम इन गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ को देखते हुए हम उस पीस ऑफ लैंड पे क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल ये 4 अल्टरनेटिव निकलती है मेरी तरफ से बस। और भी अल्टरनेटिव्स हो सकती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये 4 लेके चलूँगा, जिसमें से फर्स्ट आती है पार्क एंड स्कूल। हम उस लैंड पर स्कूल या पार्क बना सकते हैं, हम उस पर रिटेल स्टोर्स बना सकते हैं, हम उस पर हाउसिंग की डेवलपमेंट कर सकते हैं और कॉरपोरेट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन द सेंस हम बैंक्स बना सकते हैं, ऑफिसेस बना सकते हैं। इन चारों ऑल्टरनेटिव्स का अब हम इकोनॉमिकली एक इवैल्यूएशन करने वाले हैं, जिससे जो भी ऑल्टरनेटिव हमारा बेस्ट होगा उसी पर हम अपना डिसीजन लेंगे। तो जितने भी प्रीवियस स्टेप्स आपने डिसीजन मेकिंग के नोट किए थे उस हिसाब से इन्हें मैच करते हुए चलिएगा। सो नेक्स्ट हम अपना क्राइटेरिया डिफाइन करने वाले हैं। तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को पॉइंट्स देंगे। तो 3 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला, हम कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, हम अपनी कम्युनिटी की नीड को कंसीडर करेंगे, एंड देन हम अपने डिसीजन से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे। और अब ये क्राइटेरिया हमने कर लिया है, लेकिन क्राइटेरिया में कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वेटेज ज़्यादा है और कोई चीज़ जिसकी वेटेज कम है। तो हमने एक वेट क्रिएशन किया है जिसमें हमने कम्युनिटी नीड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमारे लिए सेकंड इम्पोर्टेंस है और कॉस्ट हमारे लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस है। बिकॉज जो ढोलकपुर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कॉस्ट उसको हर एक डेवलपमेंट में बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए उनके लिए कम्युनिटी नीड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने कम्युनिटी नीड को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है। अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग वेट हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने ऑल्टरनेटिव्स का अब इवैल्यूएशन करेंगे। सो ये एज एन एग्ज़ाम्पल मैंने पॉइंट्स दिए हैं एक टेबल बना के। तो पार्क एंड स्कूल को मैंने 10 में से 9 पॉइंट दिए हैं कम्युनिटी नीड को देखते हुए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मैंने 8 पॉइंट दिया है और कॉस्ट को मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉस्ट पार्क एंड स्कूल बनाने की वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही बियर करने पड़ेगी। रिटेल के लिए मैंने कम्युनिटी नीड 6 दिए हैं, क्योंकि मतलब और भी आसपास में मॉल्स हो सकती हैं तो उतनी ज़्यादा नीड नहीं है रिटेल की। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं और कॉस्ट के लिए 7। ये डिपेंडेबल हैं, हर एक सिचुएशन पे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकते हैं। और इवैल्यूएशन में पॉइंट्स देने के बाद अब हम इनका वेटेड इवैल्यूएशन करेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर वेट असाइन किए थे उन वेट से उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेटेड इवैल्यूएशन आ जाएगा। जैसे कम्युनिटी नीड की वेट 3 थी और पार्क एंड स्कूल का स्कोर 9 था, तो 9 इंटू 3 27, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के वेट ये हो गए और कॉस्ट के वेट्स ये हो गए। इन सब का अगर हम एडिशन कर दें पार्क एंड स्कूल के लिए 27 + 16 + 4, तो हमें पार्क एंड स्कूल का स्कोर पता चल जाएगा। रिटेल के लिए अगर हम 18, 10 और 7 का एडिशन कर दें तो हमें रिटेल का स्कोर पता चल जाएगा। और कॉरपोरेट डेवलपमेंट में हम 15, 10 और 9 का एडिशन कर दें तो हमें इसका स्कोर पता चल जाएगा। तो पॉज करके आप इनका कॉस्ट, इनके स्कोर को, टोटल स्कोर को कैलकुलेट करिए और कमेंट करिए कि कौन सा अल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स में पार्क एंड स्कूल का स्कोर 47 है, रिटेल स्टोर्स का स्कोर 35, कॉरपोरेट डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट पे 34 और हाउसिंग 32। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए पार्क एंड स्कूल का पॉइंट चूँकि सबसे ज़्यादा था इसलिए हमने डिसीज़न में स्कूल बनाया जिसके पास एक छोटा सा ये पार्क है। और अब हम अपने डिसीजन मेकिंग के लास्ट स्टेप पे आ गए हैं जो कि है असेस इफ़ेक्टिवनेस। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होने के बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जाएगा। तो ये तो बहुत इंट्यूटिव है। सो फर्स्ट पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, इंजीनियरिंग डिसीजन मेकिंग। नाउ हम सेकंड पोर्शन में एंटर करेंगे जो कि है इंजीनियरिंग कॉस्ट। सो
कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोडक्शन के लिए कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और उन सारी कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया है, अलग अलग नेम्स दिए गए हैं, उन सभी का नेम्स को नेम देकर उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। तो एज अ होल जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो इंजीनियरिंग कॉस्ट होता है। सो इंजीनियरिंग कॉस्ट के जो फर्स्ट टू कॉस्ट हम पढ़ेंगे वो है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस में कितनी बुक्स प्रोड्यूस की गई उस पर मशीनों की कॉस्ट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। मशीन से चाहे एक बुक प्रिंट हो या 10 बुक प्रिंट हो या 100 बुक्स प्रिंट हो, मशीन की कॉस्ट सेम ही रहेगी, इसलिए वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एंड वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पर जो कॉस्ट नंबर ऑफ आउटपुट्स के साथ डिपेंडेबल हो, एक प्रोपोर्शन में हो, ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पेजेस, अगर नंबर ऑफ पेजेस किसी बुक के इंक्रीज हो रहे हैं तो पेजेस का रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट कॉस्ट आ जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट होती है कोई भी, हमने अगर x यूनिट प्रोड्यूस करी है और उसका कॉस्ट y हुआ, और हमने अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, तो उस एडिशनल यूनिट के प्रोड्यूस करने से y में जो एक्स्ट्रा चेंज आया, उस एक्स्ट्रा चेंज को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एंड एवरेज कॉस्ट हमारी टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट और टोटल कॉस्ट, इन दोनों के डिवीजन को से जो भी वैल्यू आती है वो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगेन ये उस गूगल डॉक में भी होगा। नेक्स्ट, संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सपोज 5 years अगो इस पर्टिकुलर लैपटॉप की कॉस्ट 50,000 रुपीज़ थी, एंड नाउ अगर करंट मार्केट में इस लैपटॉप को सेल किया जाए तो इसकी कॉस्ट लेस होगी। तो अगर हमें इस लैपटॉप के लेकर कोई भी इकोनॉमिक कैलकुलेशन करनी है तो इसकी हम परचेज कॉस्ट को, जो कि 5 साल पहले थी, कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी कॉस्ट है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में पहले स्पेंड की जा चुकी है और रिकवर नहीं हो सकती है, उस कॉस्ट को संक कॉस्ट कहते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई पोटेंशियल फॉरगॉन प्रॉफिट होता है किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी से। फॉर एग्जांपल, एक कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपये है जिसको शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है और ईयर एंड पर 4500 रुपीज़ का गेन होता है। बट अगर उस मनी को शेयर्स में ना इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता, जहाँ पर 10% रिटर्न आता, तो उसका 10% रिटर्न, अगर हमारी इनिशियल कैपिटल 50,000 थी तो 10% रिटर्न उसका 5,000 होता, तो 500 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। सो इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द पोटेंशियल फोरगॉन प्रॉफिट फ्रॉम मिस्ड अपॉर्चुनिटी, द रिजल्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव एंड फॉरगोइंग अनदर। नेक्स्ट कॉस्ट आती है हमारी रेकरिंग कॉस्ट। तो रेकरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ रिपीट होती है और वो कॉस्ट बार बार बेयर करनी पड़ती है, जैसे कि लैंड का रेंट, मशीन्स की बिजली के बिल और एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम बिंग के बाद फिर से रिपीट हो, ऐसी कॉस्ट को रेकरिंग कॉस्ट कहते हैं। रेगुलर एक्सपेंडिचर एंड नॉन रेकरिंग कॉस्ट बाय इंट्यूशन, जो कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम बिंग के साथ रिपीट ना हो, जो कि वन टाइम पेमेंट हो और बहुत ही रेयर एक्सपेंस हो। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट, जो कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। एंड नेक्स्ट, कैश कॉस्ट एंड बुक कॉस्ट। तो कैश कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी कंपनी को पे करना पड़ता है जब वो कैश या चेक का यूज़ करते हैं, क्रेडिट का यूज़ नहीं करते हैं। अगेन इन सब का जो डिटेल्ड डेफिनेशन है वो एक डॉक में मिल जाएगा विद एग्जांपल्स। एंड मूविंग ऑन टू बुक कॉस्ट, तो
किसी भी बिजनेस में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ का परचेज किया जाता है, तो टोटल मनी जो स्पेंड की जाती है इन बाइंग दैट इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़, सो इस टोटल कॉस्ट को बुक कॉस्ट कहते हैं। हमारी लास्ट कॉस्ट है लाइफ साइकिल कॉस्ट। सो एज एन एग्जांपल, कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के स्टार्ट डिज़ाइनिंग फेज से लेकर उसके रिसाइकलिंग फेज तक मल्टीपल कॉस्ट बियर की जाती है, जैसे उसकी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट, देन उसके रॉ मटेरियल एक्विजिशन की कॉस्ट, देन उसके असेंबली की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, फिर उसको सेल किया जाता है, देन उसके यूसेज की कॉस्ट, देन वेस्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट। सो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टोटल लाइफ साइकिल में जितने भी कॉस्ट इनकर किए जाए और उन सब का एडिशन कर दिया जाए, तो जो फाइनल कॉस्ट हमारे पास आती है उस प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है। सो सेकंड पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इंजीनियरिंग एस्टिमेशन। कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होने से पहले उसका एक एस्टिमेट किया जाता है कि उस प्रोडक्ट पर कितना कॉस्ट होने वाला है, कितनी स्पेंडिंग होने वाली है, और जो स्पेंडिंग है वो हम चाहते हैं कि वो एटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ हमारे पास वो रिजल्ट आए जो कि एक्चुअल स्पेंडिंग के बहुत ही करीब हो। तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनाए गए और उन्हीं मॉडल को हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से ये इसकी डेफिनेशन एंड जो हमारा फर्स्ट मॉडल है वो पर यूनिट मॉडल। तो एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है, उसके प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ वन यूनिट होती है, उस मॉडल से जो हम एस्टिमेट करते हैं वही पर यूनिट मॉडल होता है। एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के प्रोडक्शन और सेलिंग की जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन हम करते हैं वो पर यूनिट मॉडल होता है। एंड सेगमेंटेशन मॉडल, अब किसी भी बड़े प्रोडक्ट या सर्विस को अगर मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें और हर एक सेगमेंट की अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करें और उन सारी कॉस्ट को देन ऐड कर दें, तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाती है जो कि एस्टिमेटेड है। इस मॉडल को, जिस मॉडल का यूज़ करके हमने उस कॉस्ट को निकाला, उस मॉडल को हम सेगमेंटेशन मॉडल कहते हैं। अब पॉज करके डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट इंडेक्स मॉडल। सो लेट्स सपोज 2012 में एक पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज़, जो कि उसका बेस प्राइस था। अब हर ईयर उस पेन की प्राइस या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, जनरली बढ़ती है। तो उस बेस ईयर 2012 को बेस ईयर लेकर उस प्रोडक्ट का फ्यूचर में हम पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कॉस्ट बता सकते हैं, जो और उस कॉस्ट का हम अपने एस्टिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस मॉडल का यूज़ किया जाता है वो होता है कॉस्ट इंडेक्स मॉडल। ये प्राइसेस में चेंज को बताता है एक बेस ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर साइजिंग मॉडल। सो पावर साइजिंग मॉडल ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे यूज़ होता है, के बेसिस पे यूज़ होता है। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर उसके नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी तो हर एक प्रोडक्ट पर कॉस्ट कम होने लगेगी। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके पावर साइजिंग मॉडल क्रिएट किया गया। इस मॉडल में फॉर एन एग्जांपल, अगर 100 HP पावर का कोई मोटर है जो इतना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसके कॉस्ट को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का यूज़ करते हुए हम 200 HP पावर के मोटर की कॉस्ट के बारे में हम पता कर सकते हैं पावर साइजिंग मॉडल का यूज़ करके। एंड जो लास्ट हमारे पास आता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व एक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम करने में जितना टाइम लेता है, और अगर सेम एक्टिविटी को वो रिपीट करता जाए तो उसका टाइम कम होता जाता है उस सेम पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। यही यूज़ किया जाता है एस्टिमेशन करने के लिए भी कि एक यूनिट को बनाने के लिए अगर n टाइम लगा है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड n यूनिट्स बनाने के लिए टाइम कितना लग रहा है। अगर ये टाइम हमारा आफ्टर सर्टेन पीरियड कम होता जाता है तो लर्निंग कर्व मॉडल
का उस पोर्शन टाइम पर यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ मॉड्यूल 1 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।